हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 6 सेंट्रल आइडिया लेके आए बेटा। और कोई भी बोर्ड हो, इससे हमसे मतलब नहीं, कहीं से भी पेपर बनेगा तो इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया 100% मिलेगा बेटा। और इसको हमने बहुत सरल भाषा में आपको बताया बेटा, बहुत आसानी से यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको भी नहीं पढ़ोगे तब फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप खूब अच्छे ढंग से तैयार करो, और ध्यान रहे कि जब आप इसको पढ़ें तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। अगर आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताते हैं तो हम आगे जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे रीडर के हैं या सप्लीमेंट्री के हैं, सब एक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, उसी से ही आएगा, वो सब हम आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, हमारी बात सुनो। तो आइए एक एक सेंट्रल आइडिया हम आपको जो 6 हैं एक एक आपको बताते हैं। देखिए कितना आनंद आपको आएगा, मौज आएगी, और आप उसको आसानी से समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, शुरू किया सर, पक्का? आइए बेटा, देखिए बेटा, पहला है द स्टाफ स्नो। ऐसे लिखना, द पोएम, द स्टाफ स्नो, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे लिखना। अब ये सेंट्रल आइडिया इसी ढंग से आपको कॉपी पर लिखना है। जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन जरूर करना बेटा। देखिए लिखा बेटा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, ये देखिए मेन पॉइंट है, इज दैट स्मॉल इंसिडेंट्स कैन चेंज आवर मूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। ये मेन पॉइंट है। क्या करा बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया यह है कि स्मॉल इंसिडेंट्स, छोटी छोटी इंसिडेंट्स, कैन चेंज आवर मूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। छोटी छोटी इंसिडेंट्स जीवन के प्रति हमारे आउटलुक को और मूड को बदल सकती हैं। Small incidents can change our mood and outlook towards life. ठीक है, the poet whose days was ruined, वह कवि जिसका जीवन ruined हो गया है, जिसका जीवन बर्बाद हो गया था, suddenly feels happy and refreshed, अचानक वह हैप्पीनेस, खुशहाली और ताजगी महसूस करता है। कब? When snow falls on him from a tree, जब एक पेड़ से उसके ऊपर बर्फ गिरती है। ठीक है, the snow changes his mood and gives him pleasure. स्नो जो है, बर्फ उसके मूड को बदल देती है और उसे प्लीजर माने आनंद प्रदान करती है, एंड गिव्स हिम प्लीजर। द पोएट वांट्स टू कन्वे, कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। कवि कन्वे करना चाहता है, द पोएट वांट्स टू कन्वे, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट कि कभी कभी कुछ क्षण बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्षण ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं। इट टीचेज अस दैट इवन लिटिल थिंग्स इन नेचर, प्रकृति की छोटी छोटी चीजें, यानी कि यह कविता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की छोटी छोटी चीजें कैन ब्रिंग होप एंड पॉजिटिविटी, होप माने आशा और सकारात्मकता पैदा कर सकती हैं। प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुएं आशा और पॉजिटिविटी पैदा कर सकती हैं। यह सेंट्रल आइडिया वर्ड है। अब नीचे अगर एक कोटेशन डाल दोगे तो चार्ट समझ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर।
याद रखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नहीं समझ आई? तो इस प्रकार से जब लिखोगे तो एग्जामिनर जो है इसे कॉपी पे लिखना होगा बिल्कुल, और इसको लिख लिख करके दो एक बार देख लेना, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम आपको इसी का दूसरा सेंट्रल आइडिया बता दिया बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल किसी भी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी थीम है, अगर उस थीम को समझ जाओ, हाई स्कूल में सिखाया जाता था, बहुत अच्छा है। आइए, द पोएम का नाम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसी प्रकार से ऊपर पहले लिख देना। अब फिर सेंट्रल आइडिया देखो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है, और ये आपको याद करने में भी आसान होगा। देखिए कितनी सरल भाषा में, स्टाइल लेकिन वही लगेगी बेटा। पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर होना चाहिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट। ये तो आपका तकिया कलाम है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड फायर और आइस कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि टू पॉसिबल वेज, दो संभावित रास्ते, टू पॉसिबल वेज कैन एंड द वर्ल्ड, संसार को, वर्ल्ड को समाप्त कर सकते हैं। टू पॉसिबल वेज कैन एंड द वर्ल्ड, यानी कि दो संभावित रास्ते, दो संभावित तरीके संसार को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आगे लिखा, इन द ओपिनियन ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के ओपिनियन में, कुछ लोगों की राय में, ऐसे लिखा है, इन द ओपिनियन ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की ओपिनियन यह है, क्या है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये फायर लिखा बेटा, संसार का अंत आग से होगा। किससे होगा? कुछ लोगों की ओपिनियन यह है कि संसार का अंत किससे होगा? आग से। एंड अदर्स ओपिनियन इज दैट इट विल एंड इन आइस, दूसरों की राय यह है कि यह बर्फ से नष्ट होगी, यानी संसार किससे नष्ट होगा? बर्फ से नष्ट होगा। किस? अब देखो क्या लिखा है, फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड एंगर, यानी कि फायर मानव इच्छा, लालच और क्रोध का प्रतीक है। लिखा ना, फायर जो है किसका प्रतीक है? मानव डिजायर का, ग्रीड का और एंगर का क्या है? प्रतीक है। एंड और आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, यानी कि और बर्फ जो है वह हेट्रेड और इंडिफरेंस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बर्फ जो है किसका सिंबलाइज है? हेट्रेड माने घृणा एंड इंडिफरेंस माने अनादर, यानी कि बर्फ जो है घृणा और इंडिफरेंस का क्या है? प्रतीक है। द पोएट बिलीव्स, कब विश्वास करता है, क्या करता है कि बोथ थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव इनफ टू ब्रिंग रुइन, दोनों चीजें बर्बादी पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी बर्बादी ले आने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी बहुत ज्यादा विनाशक है। आई बात सुन, ये है आपका सेंट्रल आइडिया। दोनों चीजें कौन कौन से? आइस और स्नो, दोनों। पक्का? इस प्रकार से आप सेंट्रल आइडिया अगर लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको पूरा नंबर देगा बेटा। और ध्यान रहे, लिखते समय कहीं कट पिट न करना, बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज, बिल्कुल काफी सजी होनी चाहिए। ये जो हेडिंग डालोगे अंडरलाइन जरूर कर देना बेटा। नीचे अब क्या लिखा बेटा? नीचे एक कोटेशन देखो क्या, ग्रीड इज ए फायर, लालच फायर है, ग्रीड माने लालच क्या है? आग है, दैट बर्न्स द हार्ट, जो हृदय को जला देती है। पक्का? तो यह पाठक स्टाइल होगा। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहां पर भी यह चलता है, ये जो आज हम बता रहे हैं आपको, इन्हीं में से आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा। और आप बताइए पूरी बात सही ढंग से लिख लोगे कि नहीं? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। अब जो है हम तीसरा आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आना ही है, ए टाइगर इन द जू। अब कैसे लिखोगे? बार बार नहीं बताना पड़ेगा, इधर लिखना, पोएम अंडरलाइन करना, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक टाइगर। द पोएट नेस्ले नॉरिस,
इनके द्वारा लिखा गया है। अब इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। हमारी बात सुनो, खूब सरल भाषा में अपनी बात को, यानी कि एग्जामिनर को यह लगे कि लड़के ने कहीं से रटा नहीं है बल्कि अपनी लैंग्वेज लिखी है। जब आप एग्जामिनर यह समझता है कि विद्यार्थी के अंदर कला है लिखने की, खुद लिखने की भाषा, अरे यार हाई स्कूल में पढ़ते हो तो आप 2-4 सेंटेंस तो बढ़िया बना सकते हो ना। तो वही चीज यहां पर हमने आपको सिखाया। देखिए आइए कैसे लिखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस इज दैट, इतना तो आपको लिखना है। लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज्ड ए टाइगर इन द जू कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है? अब ये जो मेन पॉइंट है इसको नजर करना, क्या है? इट इज क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल एट द जू अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से दूर चिड़ियाघर के एक छोटे से सेल में, एक छोटे से कमरे में जंगली जानवरों को रखना निर्दयता है, क्रूएल्टी है। It is cruel to keep wild animals in the small cell at the zoo away from the forest. जंगल से दूर, फॉरेस्ट से दूर, चिड़ियाघर के एक छोटे से सेल में जंगली जानवरों को रखना निर्दयता है। जोरदार लाइन नहीं, ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। इन द केज ऑफ द जू A tiger feels angry, helpless and unhappy. चिड़ियाघर के छोटे से पिंजरे में, चिड़ियाघर के पिंजरे में एक चीता क्रोध, असहाय और दुख महसूस करता है। ए टाइगर फील्स एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। एक चीता जो है एंगर महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है और अनहैप्पीनेस महसूस करता है। तो वही लिखा हुआ इन द केज ऑफ द जू, चिड़ियाघर के पिंजरे में एक चीता एंग्री, हेल्पलेस और अनहैप्पी महसूस करता है, क्योंकि हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता टेकन अवे, छीन ली जाती है। उसकी स्वतंत्रता क्या कर जाती है? छीन ली जाती है। बट लेकिन इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ, वह आनंद लेता है। लेकिन जंगल में क्या होता है? ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी डियर पासिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स। लेकिन जंगल में वही चीता पानी के स्रोत के नजदीक, पानी के वाटर सोर्स के नजदीक लंबी घासों में, लॉन्ग ग्रासेस से होकर दौड़ते हुए स्वस्थ हिरण को पकड़ने का आनंद लेता है। बट इन द फॉरेस्ट ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी डियर पासिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स। यानी लेकिन वही चीता जंगल में वाटर सोर्स के नजदीक लॉन्ग, लंबी घासों से होकर गुजरते हुए स्वस्थ हिरण को पकड़ने का आनंद लेता है। ये जोड़ना लाइन है, ठीक है? लिखा हुआ कि द विलेजर्स आर एफ्रेड ऑफ हिज बेयर टीथ एंड क्लॉज। द विलेजर्स, गांव वाले, उस चीते के नम्र नंगे पंजों और दांतों से, अरे टीथ से, क्लॉज और टीथ से बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं। द विलेजर्स आर एफ्रेड ऑफ हिज बेयर टीथ एंड क्लॉज, यानी गांव वाले उस चीते के नंगे पंजों और दांतों से बहुत ज्यादा एफ्रेड रहते हैं, भयभीत रहते हैं। एज ही फील्स फ्रीडम, जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वह फ्रीडम महसूस करता है, जॉय महसूस करता है, स्ट्रेंथ महसूस करता है जंगल में। कौन? चीता। क्योंकि जंगल में चीता जो है फ्रीडम, जॉय और ताकत महसूस करता है। इस प्रकार का आप जो है जब लिखेंगे तो टचिंग होगा, दिल को छूने वाला होगा और निश्चित है कि एग्जामिनर प्रभावित होकर के आपको नंबर देगा। नीचे कोटेशन लिख देना,
ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी जीवंत धारियों में, चमकीली धारियों में, वाइल्ड स्टेप्स में इधर उधर घूमता रहता है। कौन? अब दिमाग लगाओ, चीते की बात हो रही है। थैंक यू। हाँ बेटा, पाठक स्टाइल अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके और पूछें कि अन्य पाठों के जो रीडर्स के और सप्लीमेंट्री के जो पाठ हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं। इस प्रकार से पूछोगे तो हम आपको पूरा बताएंगे। और ध्यान रहे, जो हम बता रहे हैं कोई भी बोर्ड हो आपका, नो टेंशन, इसको आप जरूर तैयार करना। और जितना क्वेश्चन आंसर बताएंगे वह भी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप देखो सरल सा समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? पक्का? गुड। तो अब आप अगला देखिए। अगला हम सेंट्रल आइडिया आपको बताने जा रहे हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमांडा नहीं, कैसे लिखोगे? देखो इधर, द पोएम कालिस कैसे, अमांडा द पोएट, रॉबिन लेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का आएगा, ध्यान रहे। अब इसको आप अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे यह भी ध्यान रखना। सेंट्रल आइडिया में दो जगह अंडरलाइन होना चाहिए बेटा। एक तो आप जो ऊपर लिखते हो यह अंडरलाइन होगा, मेन पॉइंट पहला वाला वही होता है, पहला सेंटेंस। और दूसरा लास्ट में जब आप लिखते हो तो मेन पॉइंट वह भी लिखा जाता है। ये दो चीजें आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। और नीचे साथ में एक कोटेशन अगर लगा दोगे तो चार चांद लग जाएगा। लेकिन अब देखिए कि हम आपको इसको कैसे बताते हैं। आप इसको जो है याद कैसे करेंगे यह भी साथ में एक बार देखिए। पाठक स्टाइल की ओर सुन लो तो अपने आप याद हो जाएगा। हाँ पक्का है बेटा। आइए बेटा, कम पॉइंट लिखा है, स्टाइल वही है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा कंपोज्ड बाय रॉबिन लेन इज दैट, इतना तो लिखना है। रॉबिन लेन के द्वारा रचित अमांडा कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि, पहले लाइन में लाइन, चिल्ड्रन फील एंगर व्हेन पेरेंट्स स्कोल्ड एंड करेक्ट देम अगेन एंड अगेन। तुम्हारे साथ होता होगा पक्का, वही लिखा है उनका। क्या लिखा बेटा? बच्चे जो है क्रोध महसूस करते हैं, बच्चे क्रोधित हो जाते हैं। चिल्ड्रन फील एंगर, बच्चे क्रोधित हो जाते हैं कब? व्हेन पेरेंट्स स्कोल्ड, जब माता पिता डांटते हैं। और करेक्ट देम अगेन एंड अगेन, और बार बार उनको सही करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? चिल्ड्रन फील एंगर when parents scold or correct them again and again। आगे समय बच्चे जो है क्रोध महसूस करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब मम्मी पापा डांटते हैं और बार बार उन्हें सही करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आएगा सर। अमांडा इज ए लिटिल गर्ल, अमांडा एक छोटी सी गर्ल है, अमांडा एक छोटी सी बच्ची है। हु वांट्स फ्रीडम एंड पीस, जो स्वतंत्रता और शांति चाहती है, फ्रीडम चाहती है और पीस चाहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है हु वांट्स फ्रीडम एंड पीस, जो पीस और फ्रीडम चाहती है। कौन? अमांडा एक लड़की है जो स्वतंत्रता और शांति पसंद करती है। शी इमेजिन्स डिफरेंट वर्ल्ड, वह अलग संसार की कल्पना करती है। शी इमेजिन्स डिफरेंट वर्ल्ड, वह डिफरेंट संसार की कल्पना करती है। वेयर शी कैन लिव फ्रीली विदाउट रूल्स, जहां पर वह नियम रहित स्वतंत्र जीवन जी सकती है, ऐसे संसार की कल्पना करती है। शी इमेजिन्स डिफरेंट वर्ल्ड, वह अलग संसार की कल्पना करती है जहां पर वह बिना नियम कानून के, विदाउट रूल एंड लॉ, स्वतंत्रता पूर्वक जी सकती है। इफ ए चाइल्ड इज कंट्रोल्ड टू मच, यदि एक बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। इफ ए चाइल्ड इज कंट्रोल्ड टू मच, यदि एक बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है तो क्या होता है? ही फील्स
क्या लोनलीनेस एंड बर्डन, वह लोनलीनेस एकाकीपन और बर्डन महसूस करता है, बोझ महसूस करता है। आगे होगा समझना। जब एक बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है तो वह क्या महसूस करता है बेटा? एकाकीपन, लोनलीनेस और बर्डन महसूस करता है। ए चाइल्ड आल्सो नीड्स लव, केयर एंड अफेक्शन। एक बच्चे को प्रेम, देख रेख, लव, केयर और अफेक्शन माने स्नेह, एक बच्चे को लव, केयर और अफेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अरे यार, ए चाइल्ड आल्सो नीड्स लव, केयर एंड अफेक्शन। विदाउट लव, विदाउट लव, बिना प्रेम के, एंड अफेक्शन, बिना प्रेम और स्नेह के, ही डज नॉट फील कंफर्ट एंड इजीनेस। विदाउट लव एंड अफेक्शन, लव और अफेक्शन के बिना, लव और अफेक्शन के बिना वह डज नॉट फील कंफर्ट एंड इजीनेस, वह राहत और सांत्वना नहीं महसूस करता है। यानी कि कंफर्ट और इजीनेस वह नहीं महसूस करता बेटा। क्या कर किसके लिए? विदाउट लव एंड अफेक्शन, लव और अफेक्शन के बिना वह कंफर्ट और इजीनेस नहीं महसूस करता है। ये इसी प्रकार से जोरदार, ठीक है। अब नीचे कोटेशन देखो, कितनी जोरदार लाइन है बेटा। लव गिव्स विंग्स टू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन। लव गिव्स विंग्स, प्रेम जो है विंग देता है, पंख देता है, टू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, बच्चों के ख्वाबों की। यानी कि प्रेम बच्चों के ख्वाबों की, बच्चों के इमेजिनेशन को पंख प्रदान करता है। यह जो है पाठक स्टाइल बेटा अच्छी लगी होगी, पक्का है। बताइए कोई वर्ड कठिन है? स्टैंडर्ड भाषा है कि नहीं? मौज आ जाएगी बेटा। ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर जो है बाग हो जाएगा, गदगद हो जाएगा कि यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे लिखा द ट्रीज। बहुत चौकस पाठ है बेटा, बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है। आपसे कहा जाता हो ना पेड़ लगाओ, कहा जाता है? घर में नहीं। अरे यार, खेत के बगल में कहीं पर भी लगाने के लिए कहा जाता ना, तो ये क्यों कहा जाता है इसको समझो। इधर यहां पर सब बताया गया। इसको कैसे लिखोगे? देखो इधर, द पोएम द ट्रीज। एक चीज अगर आपको ये पाठक स्टाइल पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि रीडर का बताइए सर जी, सप्लीमेंट्री का बताइए। हम एक एक चीज आपको बताएंगे, ये विश्वास मानो, और जो बताएंगे वही तुम्हारी परीक्षा में आएगा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं है, पक्का। चाहे जो भी बोर्ड और नहीं, सीधे सीधे आपका कोर्स है। क्या क्या जो है इसमें महत्वपूर्ण है वह हम आप सबको बताएंगे। आइए, द पोएम द ट्रीज, द पोएट एंड्रे रिच, कवित्री हैं, इन्होंने यह पाठ लिखा है और इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे? ये पहले ये तो लिख दोगे ना। अब देखिए, शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच इज दैट। ये देखो, हर जगह का तकिया कलाम है, पाठ कलाम, लेखक कलाम खर्च आना चाहिए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। लेकिन अब इतने लिख छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये मेन पॉइंट है, इसको शुरुआती से। एंड्रे रिच के द्वारा कंपोज्ड द ट्री नामक कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि क्या है? द ट्रीज शुड लिव फ्रीली इन नेचर। जोरदार है, द ट्रीज शुड लिव फ्रीली इन नेचर। पेड़ों को नेचर में, प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहिए। साफ साफ बात। द ट्रीज शुड लिव फ्रीली इन नेचर। पेड़ों को प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहिए। दे शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड हाउसेज। उन्हें घरों के अंदर नहीं रखना चाहिए। पेड़ों को घरों के अंदर नहीं, दे शुड नॉट बी केप्ट स्पेशलाइज, उन्हें नहीं रखा जाना चाहिए इनसाइड हाउसेज, घरों के अंदर। दे शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड द हाउसेज।
आगे इन द आईज ऑफ द पोएट, कवित्री की निगाह में, दे ट्राई टू मूव आउट ऑफ द हाउसेज एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट। घर में अगर पेड़ लगा दो तो देखो घर के बाहर झांकने लगते हो। कौन? पेड़। वही चीज यहां कवि की निगाहों में, कवि के अनुसार, द ट्री दे ट्राई टू मूव आउट ऑफ द हाउसेज, वह पेड़ घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एंड गो बैक टू फॉरेस्ट, और जंगल जाने, फॉरेस्ट की ओर जाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। कौन? कवित्री की निगाह में पेड़ जो है घरों से बाहर जंगल में वापस जाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। In the eyes of the poet, they try to move out of the houses and go back to the forest. The tree is the symbol of freedom. The tree is the symbol of freedom. पेड़ जो है फ्रीडम का सिंबल है। पेड़ जो है, the tree is a symbol of freedom. पेड़ जो है फ्रीडम का क्या है? सिंबल है, फ्रीडम का प्रतीक है। In the same way, उसी प्रकार से people also want to live in freedom. उसी प्रकार से लोग भी, संसार के लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं। जिस प्रकार से पेड़ स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, उसी प्रकार से इंसान भी स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है। उसकी लाइन कैसे बनाएगा? क्या लगा? इन दैट ट्री इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। पेड़ स्वतंत्रता का सिंबल है। उसी प्रकार से लोग, पीपल, ना स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं। लोग भी यानी कि इंसान लोग भी स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं। पक्का? आगे लिखा, द पोएम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। यह कविता प्रकृति और इंसान, मैन एंड नेचर, मैन और नेचर के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। द पोएम शोज द रिलेशनशिप, यानी यह कविता संबंध प्रदर्शित करती है। किसके किसके बीच? मैन एंड नेचर। यह कविता मानव और प्रकृति के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। इन द आईज ऑफ द पोएट, कवित्री की निगाह में, द ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स, पेड़ जीवित चीज होते हैं। द ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स, द ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स, पेड़ जो है लिविंग बीइंग है, यानी पेड़ जो है जीवित चीज है। सो इसलिए दे बैलेंस लाइफ एंड नेचर, वे लाइफ और प्रकृति को, लाइफ और नेचर को संतुलित रखते हैं। इसलिए वे पेड़ जो है जीवन और प्रकृति को संतुलित रखते हैं। ये मेन लाइन है। इन द आईज ऑफ द पोएट, कवित्री की निगाह में पेड़ जो है जीवित वस्तु होते हैं, इसलिए वे लाइफ और नेचर में बैलेंस स्थापित करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। ये लिखा? पक्का? अब नीचे कोटेशन क्या है? विदाउट ट्रीज, देखो कितना जोरदार है। पेड़ के बिना, द अर्थ इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल, पेड़ के बिना पृथ्वी आत्मा विहीन शरीर की तरह होती है। विदाउट ट्रीज द अर्थ इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल, पेड़ों के बिना पृथ्वी जो है आत्मा विहीन शरीर की तरह होती है। ये हमने आपको 5 बता दिया। अब हम आपको लास्ट तरह जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आना ही है। तो यानी कि ये अगर आप 6 याद कर लिए हैं तो आप चैलेंज कर देना कि पेपर जहां से कहीं से बनाओगे, यह आना ही है पक्का। चलते हैं, अगला शुरू करें। तैयार हो? गुड। अगला है फॉग। फॉग माने क्या होता है? कोहरा। सबको मालूम है? अरे कोहरा यार, नहीं? इस पाठ को लिखा है, कवि का नाम है चार्ल्स सैंडबर्ग, यानी कविता का नाम है फॉग और कवि का नाम है चार्ल्स सैंडबर्ग। इसका ऐसे लिखेगा। अब सेंट्रल आइडिया आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत सरल सी भाषा में। पक्का हमें विश्वास है कि अगर आप वास्तव में हाई स्कूल में पढ़ते हो तो यह आपको एक ही बार में पढ़ने पर याद हो जाएगा। चलते हैं, लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग कंपोज्ड बाय चार्ल्स सैंडबर्ग इज दैट। ये तो आपको यार पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लो, बाकी लिखने का तरीका वही है।
केवल पाठ के नाम लेखक नाम चेंज हुआ, बाकी तरीका तो वही है ना, है? तो इसे तैयार करो, यानी कि स्टाइल देखो तैयार करने की। चार्ल्स सैंडबर्ग के द्वारा रचित फाग कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि, क्या है कि, पहली लाइन, लाइक ए कैट द फाग कम्स पीसफुली एंड स्लोली एंड विदाउट मेकिंग ए नॉइस। पहली लाइन, एक बिल्ली की तरह, कैट की तरह, फाग माने कोहरा, एक बिल्ली की तरह कोहरा बिना शोर किए हुए, विदाउट मेकिंग नॉइस, बिना शोर किए हुए, धीमे धीमे, स्लोली, एंड पीसफुली माने शांति पूर्वक आता है। एक बिल्ली की तरह फाग जो है बिना शोर किए हुए, विदाउट मेकिंग नॉइस, बिना शोर किए हुए, धीरे धीरे शांति पूर्वक आता है, कोहरा आता है। एज ए कैट मूव्स सॉफ्टली एंड साइलेंटली, जिस प्रकार से एक बिल्ली सॉफ्टली और साइलेंटली मूव करती है, धीमे धीमे और शांति पूर्वक करती है, इन द सेम वे, उसी प्रकार से द फॉग आल्सो कवर्स द सिटी एंड द हार्बर पीसफुली, उसी प्रकार से फाग जो है, उसी प्रकार से कोहरा शहर और हार्बर को शांति पूर्वक ढक लेता है। अरे सिटी माने शहर, हार्बर माने बंदरगाह। जिस, फिर समझो, एज ए कैट मूव सॉफ्टली एंड साइलेंटली, जिस प्रकार से एक कैट सॉफ्टली और साइलेंटली गति करती है, उसी प्रकार से, इन द सेम वे, कोहरा भी, द फॉग, कोहर यानी फाग भी शांति पूर्वक शहर और हार्बर को, सिटी और हार्बर को कवर कर लेता है, मतलब चल करके ढक लेता है। ठीक है। आफ्टर पासिंग शॉर्ट टाइम बीतने के बाद, आफ्टर पासिंग शॉर्ट टाइम, थोड़ा समय बीतने के बाद, यानी कि शॉर्ट टाइम बीतने के बाद, इट मूव्स अवे साइलेंटली, यह कोहरा शांति पूर्वक गायब हो जाता है। इट मूव्स अवे साइलेंटली, यह शांति पूर्वक गायब हो जाता है। आगे क्या लिखा है? बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द फॉग एंड ए कैट, यानी कि फाग और कैट के एग्जाम्पल के माध्यम से, फाग और कैट के एग्जाम्पल, फाग और कैट का एग्जाम्पल दे करके द पोएट वांट्स टू प्रेजेंट द ब्यूटी एंड सीक्रेट ऑफ नेचर, कवि जो है प्रकृति के, नेचर के सुंदरता और सेक्रेट को प्रस्तुत करना चाहता है। कैसे करना? फाग और कैट के एग्जाम्पल को दे करके कवि जो है क्या प्रस्तुत करना चाहता है? कवि जो है प्रकृति की सुंदरता और रहस्य को प्रेजेंट करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। इन द आईज ऑफ द पोएट, कवि की निगाहों में, एवरीथिंग इन नेचर इज नॉट परमानेंट। लाइन जोड़दार है बेटा। प्रकृति में सारी चीज परमानेंट नहीं होती। एवरीथिंग इन नेचर इज नॉट परमानेंट। प्रकृति में नेचर की प्रत्येक चीज परमानेंट नहीं होती है, बदलती रहती है। इससे कोहरा आया चला गया, उसी प्रकार से यानी प्रकृति की हर चीज जो है अस्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे और नीचे अगर कोटेशन डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? द फॉग कम्स क्वाइटली, द फॉग कम्स क्वाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम जस्ट लाइक लाइफ। जिस प्रकार से जीवन थोड़े दिन के लिए इस पृथ्वी पर आता है और चला जाता है, उसी प्रकार से कोहरा भी थोड़े समय के लिए शांतिपूर्वक आता है और चला जाता है। द फॉग कम्स क्वाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम जस्ट लाइक लाइफ। यह कोटेशन आप डाल दोगे तो चार चांद लग जाएगा। निश्चित है कि एग्जामिनर आपसे खुश होगा और नंबर देगा। थैंक यू।